चंडीगढ़ इलेक्शंस में बीजेपी को जितवाने के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मासी सीसीटीवी कैमरा पर वोटों की मैनिपुलेशन करते हुए पकड़े गए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इलेक्शन रिजल्ट को रद्द कर दिया। इस केस में चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की जरूरत को फिर से हाईलाइट किया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर हाल ही में कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स को बदल दिया, जिससे कि अब लोग सीसीटीवी कैमरा की फुटेज और अन्य इलेक्टोरल रिकॉर्ड्स को नहीं मांग पाएंगे। क्या लोकतंत्र में लोगों को चुनाव से संबंधित जरूरी रिकॉर्ड्स लेने का अधिकार नहीं है? इलेक्शन कमीशन क्यों इलेक्शन रिकॉर्ड्स को छुपाने की कोशिश कर रहा है? इलेक्शन कमीशन के इस रवैये से हमारे चुनावी लोकतंत्र पर क्या असर पड़ेगा? इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे जानने भी दो यारों में। मैं हूं अंजलि भारद्वाज और मेरे साथ हैं हमारे देश के पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री SY कुरैशी और RTI कार्यकर्ता अमृता जौहरी। पिछले कुछ चुनावों में लगातार गंभीर सवाल उठते आ रहे हैं वोटर टर्नआउट के डेटा पे, वोटर लिस्ट में नाम जो डिलीट हुए हैं और जो नाम ऐड हो रहे हैं उस पर। हाल ही में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र में हुए चुनावों के ऊपर सवाल उठाए और इलेक्शन कमीशन पर यह आरोप लगाया कि वो चुनाव संबंधी जो सूचनाएं हैं उन्हें छुपा रहे हैं। लेकिन ये अनुभव केवल पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है। हमने देखा कैसे 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए और उसके बाद जो हरियाणा के चुनाव हुए 2024 में, उसके बाद लोगों ने जब सीसीटीवी कैमरा की फुटेज मांगी और अलग अलग तरीके के चुनावी रिकॉर्ड मांगे तो इलेक्शन कमीशन ने देने से साफ इनकार कर दिया। ये मामला जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंचा तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया इलेक्शन कमीशन को कि ये सारे दस्तावेज मुहैया कराए जाएं अंडर द कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स। लोगों को ये दस्तावेज देने की बजाय इलेक्शन कमीशन तुरंत पहुंचे केंद्र सरकार के पास और उन्होंने कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स को ही बदल दिया। जो रूल 93(2) है उसमें संशोधन कर दिया गया जिससे कि सीसीटीवी कैमरा की फुटेज, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की डायरी और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं इलेक्शन से रिलेटेड वो अब लोग ना मांग पाएं इलेक्शन कमीशन से। तो जो इलेक्शन कमीशन बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत और संविधान में उन्हें जिम्मेवारी दी गई है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं, और जो इलेक्शन कमीशन लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए वोटर जागरूकता अभियान चलाते हैं, लोगों को कहते हैं कि अगर इलेक्शन में कहीं गड़बड़ी हो रही हो उनके पास शिकायत लेके आएं। जब जागरूक नागरिक उनसे दस्तावेज मांग रहे हैं, रिकॉर्ड मांग रहे हैं, तो रिकॉर्ड छिपाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कानून को ही बदल दिया। तो डॉक्टर कुरैशी, आपसे मेरा यही सवाल है कि ये जो अमेंडमेंट की गई है कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में, इसको आप कैसे देखते हैं और लोगों का जो सूचना का अधिकार है उससे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है? इलेक्शन कमीशन का हमारे वक्त में तक तो यही था, उसूल था, हमारा धर्म था ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक ट्रस्ट कि बिल्कुल हमारे जैसे खुली किताब, शीशे का कमरा, उसमें सब लोग हमको देख सकें, ये होना चाहिए और ये था। तो जिस तेज़ी से मैं पढ़ रहा था, अभी आपने जो कुछ नोट्स भेजे उसमें मैं देख रहा था कि कितनी तेज़ रफ्तारी से 2 दिन के अंदर अंदर रूल बदल दिए। लॉ मिनिस्ट्री में इतनी एफिशिएंसी हमने कभी नहीं देखी और फ्रैंकली इलेक्शन कमीशन में भी इतनी नॉर्मल कोर्स में तो नहीं होती। जब इलेक्शन करा रहे होते हैं उस वक्त तो ऑफकोर्स अलर्टनेस का हाईएस्ट लेवल होता है, लेकिन 2 दिन के अंदर अंदर करस्पॉन्डेंस हुई, मीटिंग हुई, सब डिस्कशन हुए, बदल दिया। इससे कुछ अच्छा इंप्रेशन तो नहीं पड़ता। एक बड़ा चिंता का विषय रहा है
लोगों के नाम जब ऐड और डिलीट बहुत बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में हो रहे हैं, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने भी महाराष्ट्र चुनाव के बारे में लिखा है अपने आर्टिकल में, उन्होंने कहा कि 5 महीने में बिफोर द महाराष्ट्र इलेक्शंस 41 लाख लोगों के नाम ऐड हो गए, जबकि उससे पहले ही लोकसभा चुनाव हुए थे और 5 साल में केवल 31 लाख लोग ऐड हुए। उसी तरह से दिल्ली में भी जब चुनाव हुए तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने एक प्रेस रिलीज जारी करा जिसमें उन्होंने कहा कि इतना अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज हुआ है इन द वोटर लिस्ट कि इसकी पूरी जांच करने की ज़रूरत है। उसी तरह से डिलीशंस की भी बड़ी चिंता लोगों को रही है हाल ही के इलेक्शंस में, क्योंकि एक तो ये बात आई है कि काफ़ी जगह पर कुछ स्पेसिफिक समुदाय हैं जिनके नाम काट दिए जा रहे हैं, ऐसे एलिगेशंस हैं। तेलंगाना में 2018 के चुनाव से पहले एक बड़ी खबर आई कि 22 लाख लोगों के नाम डिलीट कर दिए गए और वहाँ के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर थे उन्होंने फाइनली माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि गलत लोगों के नाम डिलीट हो गए थे और वो वोट नहीं कर पाए। दिल्ली में भी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि नाम जो डिलीट होने वाले थे उसमें से उन्होंने एक सैंपल सर्वे किया और उसमें से 75% लोग वहीं रहते थे। तो उनका ये कहना था कि चुनाव के जो रिजल्ट्स हैं उसे बदलने के लिए शायद ये हेर बदल करी जा रही है। ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा इस पूरे इशू को लेकर, तो वहाँ पर ये तय हुआ कि किसी का भी नाम डिलीट नहीं किया जाएगा जब तक कि नोटिस ना दिया जाए जिनका नाम डिलीट किया जा रहा है, जिससे कि किसी का भी जो फंडामेंटल राइट है वोट करने का ये ना जा सके। तो डॉक्टर कुरैशी, ये जो वोट का जो ऐड और डिलीट कर देते हैं वोटर की लिस्ट में नाम, इससे तो पूरे चुनाव को ही बदला जा सकता है, उस पर इम्पैक्ट होता है। आपको क्या लगता है, क्या चेक्स एंड बैलेंसेस हो सकते हैं इसमें? देखिए, मैं ये बारहा कह चुका हूँ, साल से कह रहा हूँ कि वोटर लिस्ट सबसे क्रिटिकल एलिमेंट है इलेक्शन का। वोटर लिस्ट की मैनिपुलेशन के ज़रिए इलेक्शन की हार जीत इलेक्शन से पहले की जा सकती है, 6 महीने साल भर पहले। मैं नेता लोग भी मुझसे मिलने आते हैं, बातचीत करते हैं, उनको मैं समझाता हूँ कि ईवीएम पे अपना टाइम बर्बाद कर रहा हो, जहाँ पे बेईमानी का स्कोप है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, वोटर लिस्ट पे। बल्कि क्या नाम है, जगदीप छोकर साहब, प्रोफेसर जगदीप छोकर बता रहे थे, मुझे याद दिला रहे थे कि जब मैं सीईसी था उस ज़माने में मैं एक बात कहता था कि वोटर लिस्ट हमारी इलेक्शन कमीशन की सॉफ्ट अंडरबेली है। अब उसका हिंदी अनुवाद आप कर दीजिए तो सॉफ्ट अंडरबेली का क्या मतलब होता है कि यानी हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी अगर है तो वो वोटर लिस्ट है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत। तो ये मैं 15 साल से कह रहा हूँ, ध्यान देते नहीं नेता लोग। ईवीएम पे जितना टाइम बर्बाद करते हैं अगर इस पे लगाते ना। दूसरे इसमें हमें जब 15 दिन पहले जब आप जागते हो ना तो प्रॉब्लम होती है। तो इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन वोटर्स को जागरूक करने के लिए इतनी एडवर्टाइज़ करता है कि भाई आप खुद निगाह रखें। हो तो फिर क्या है कि इलेक्शन से पहले सब सोते रहते हैं, पार्टीज़ हों या वोटर को तो ब्लेम करने नहीं चाहिए, बेचारे वो अपने कामों में मस्त होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी का तो काम बनता है कि इसी के बारे में सतर्क रहे, वो करें, वो भी 15 दिन पहले। और फिर सडनली, और ये जो आपने कहा ना कि बल्क एप्लीकेशन आ जाती हैं कि हज़ारों में आ जाती है, ये आज की बात नहीं है, ये 15-18 साल पहले हमारे वक्त में ये आया था। उस वक्त हमने इसका सोल्यूशन क्या किया था कि बल्क वोट एप्लीकेशन बैन कर दी थी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर आएगा 10,000 एप्लीकेशन लेके कि ये ले लो जी वो करो, सवाल ही नहीं पैदा था, कोई बल्क में नहीं लेंगे। इंडिविजुअल आप अपनी फैमिली के 5, 7, 10 एप्लीकेशन लेके आइए, आपसे डील करेंगे। तो ये तो बहुत पुरानी चीज़ है। अगर आज भी अगर वो बल्क एप्लीकेशन, अब मैंने पढ़ा कि किसी एमएलए साहब ने, किसी लीडर ने लिख दिया कि इन 11,000 को डिलीट कर दो, उनके खिलाफ तो एफआईआर होनी चाहिए थी। क्या मतलब है कि वो कर दो, और नहीं कि उस पर एक्शन भी कर लिया इलेक्शन कमीशन ने। तो इलेक्शन कमीशन या कोई भी इंस्टीट्यूशन उसका इनकम्बेंट होता है। आप अगर मजबूत हैं तो इंस्टीट्यूशन मजबूत है, आप कमज़ोर हो जाएं तो इंस्टीट्यूशन कमज़ोर हो जाएगा। तो ये समझना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ कि 20 साल पहले जो हरकतें होती थी बूथ कैप्चरिंग की, मैनिपुलेशन की, और वो, और जिसको हम लोगों ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मजबूत किया, वो मजबूती फिर कमज़ोर हो गई है।
अब जैसे अगर 4 बजे कोई साहब SHO पिस्तौल लिए हुए खड़े, पोल बंद हो गया, जाओ 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 घर जाओ, क्या मतलब है इसका? मिसमैनेजमेंट ऑफ इलेक्शन। सस्पेंड कर, उसके खिलाफ FIR, डिसमिस नहीं, FIR होकर उसको जेल भेजना चाहिए कि इलेक्शन डेमोक्रेसी जैसे प्रोसेस में कोई इंटरफेयर कर रहा हो। इन चीज़ों पे एक्शन क्या हो रहा है? नहीं हो रहा। विद द रिजल्ट अब देखिए 15 मिलियन लोग, 1.5 करोड़ लोग हमारा स्टाफ होता है, उन सब के ऊपर CEC को हर एक पे तो वॉच नहीं रख सकता, लेकिन सिस्टम इतना मजबूत होना चाहिए कि उस 15 मिलियन की मैं गारंटी कर सकूं कि कोई एक आदमी बेईमानी नहीं कर सकेगा। ये गारंटी करना मुश्किल, इम्पॉसिबल नहीं है। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये ठान ले कि डाउन द लाइन अकाउंटेबिलिटी, ज़रा सी गड़बड़ हुई, 2-4 के खिलाफ एक्शन ले, कोई को सस्पेंड करो, 1-4 के खिलाफ FIR करो, सब सीधे हो जाएंगे। एक इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर की होती है, बेईमानी हो रही है, पैसा बट रहा है, एक पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड करो, एक DM को सस्पेंड करो, सीधा सिग्नल चला जाता है कि ये इलेक्शन कमीशन मीन्स बिजनेस, यू कांट एक्ट स्मार्ट विद देम। हम तो अफसरों को बुला के कहते थे कि भाई तो जिस ट्राइब के तुम हो उसी के हम हैं। हम भी 40 साल इसी उसमें रहे, हमको तुम्हारे हर गुर पता है, तुम बहुत चालाक हो लेकिन हम तुम्हारा बाप है, संभल के काम करना, ज़रा सी भी गड़बड़ करोगे तो छोड़ेंगे नहीं। सिग्नल चला गया। उन्हीं अफसरों ने हमको अच्छे से अच्छे इलेक्शन करके दिए, तो कर सकते हैं, ये इनसे काम लेने की बात है। नहीं, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि 11,000 लोगों के नाम डिलीट करने के लिए एप्लीकेशन जा रही है, जबकि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये दिल्ली की ही बात है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछली जो चुनाव थे उसमें मार्जिन 5,200 के करीब था। तो मतलब इससे तो पूरी तरह से चुनाव का जो स्वरूप है वही इंटेग्रिटी ऑफ इलेक्शंस ही अफेक्ट हो सकते हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री की दिसंबर 2024 की एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज जहां पर कि बीजेपी के जो उम्मीदवार थे वो जीते, उन्होंने वहां पे ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करी और पाया कि बड़े पैमाने पे गलत तरीके से वोटर्स के नाम काट दिए गए थे। उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद में इस इन्वेस्टिगेशन ने पता लगाया कि 32,000 लोगों के नाम काट दिए गए थे वोट लिस्ट में, और ज़्यादातर लोगों को कोई भी नोटिस भी नहीं मिला था कि उनका नाम डिलीट किया जाएगा, जो कि ECI के खुद के नियम का एक उल्लंघन है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो विनिंग मार्जिन था वो केवल 2700 था। मेरठ कॉन्स्टिट्यूंसी में न्यूज़ लॉन्ड्री की इन्वेस्टिगेशन ने पाया कि 60,000 लोगों के नाम काट दिए गए थे वोटर लिस्ट में, और विनिंग मार्जिन 10,000 वोट्स का था। साथ में ये भी पाया कि 2 पोलिंग स्टेशंस पे 27% जो नाम थे वोटर लिस्ट पे वो बोगस थे, यानी कि उनका कोई भी ठीक से पता या कोई भी और विवरण सही तरीके से नहीं दिया गया था, जिससे कि एक सवाल उठता है कि क्या ये असली में वोटर्स थे उस कॉन्स्टिट्यूंसी के, कि या फिर ये बोगस वोटर्स थे। चांदनी चौक दिल्ली में, जहां पे फिर एक बार बड़े पैमाने पे नाम काटे गए, वहां पे भी न्यूज़ लॉन्ड्री की इन्वेस्टिगेशन ने पाया कि ज़्यादातर लोग जिनके नाम काटे गए उनको कोई भी नोटिस नहीं दिया गया था कि उनका नाम कटने वाला है, जबकि ECI का रूल कहता है कि किसी का भी नाम काटने से पहले आप उन्हें एक नोटिस सर्व करेंगे और केवल उसके बाद ही आप उनका नाम काट सकते हैं। वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए 2 तरीके हैं। एक ऑप्शन है कि आप ECI के पोर्टल पे जाके वहाँ पे सर्च फैसिलिटी यूज़ करके अपना आप नाम या तो अपने वोटर ID कार्ड के थ्रू सर्च कर सकते हैं, या फिर अपना नाम और अन्य विवरण डालकर उस तरीके से भी सर्च कर सकते हैं। और यदि आपका मोबाइल फ़ोन रजिस्टर्ड है ECI के डेटाबेस में, तो आप अपना नंबर डाल के भी अपना रिकॉर्ड रिट्रीव कर सकते हैं। यदि आप ये सर्च फैसिलिटी यूज़ करते हैं तो केवल जिस पर्सन की डिटेल्स डाल रहे हैं केवल उनका रिजल्ट आएगा। दूसरा एक और तरीका है कि आप पूरी की पूरी वोटर लिस्ट को आप PDF में एक्सेस कर सकते हैं। हर एक स्टेट के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की वेबसाइट पे उस स्टेट की वोटर लिस्ट PDF फॉर्म में अवेलेबल होती है। तो जैसे अगर हम चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर CEO बिहार की अगर हम वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे हम इलेक्टोरल रोल के लिंक पर क्लिक करें, तो इस तरीके से एक बॉक्स खुल जाता है जिसमें कि आप अपना डिस्ट्रिक्ट और कॉन्स्टिट्यूंसी चूज़ कर सकते हैं, और फिर आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी का PDF में इलेक्टोरल रोल जो है वो पूरा उपलब्ध हो जाता है। यदि किसी भी आप PDF को खोलें तो आप उसमें देख सकते हैं कि कौन कौन वोटर्स हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, लेकिन ये जो फाइल है ये सर्चेबल नहीं है, यानी कि आप इसमें सर्च फंक्शन डाल के नाम नहीं ढूंढ सकते, आपको मैन्युअली स्क्रॉल करके सारे नाम देखने पड़ेंगे।
इसमें एक और भी बात उठी कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने अपने लिखा आर्टिकल में कि फ़ोटो के साथ में वोटर आई कार्ड दिए ज़रूर गए होंगे पहले पार्टीज़ को, लेकिन फिर से उसकी मांग उठी क्योंकि हुआ कि बहुत ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज़ हुआ वोटर टर्नआउट में। तो जब लोगों ने जाकर वोट किया और उस दिन अंत में जब कहा गया कितने लोग आए थे वोट करने के लिए, तो या तो इतने लोग, लाखों लोग खड़े होंगे क्यूज़ में एट द एंड ऑफ वोटिंग, और फिर वो वोटिंग कितने बजे तक चली, वो सारी चीज़ें चेक करने के लिए फिर पारदर्शिता की ज़रूरत। फॉर्म 17C हो, CCTV फुटेज हो, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की डायरी जिसमें लिखा जाता है कि कितने लोग को कूपन दिया गया जो खड़े थे उस समय पर जब वोटिंग ख़त्म हो रही थी, या फिर वोटर रोल्स की कॉपी। तो जब ये मांगी जाती है सूचना, चलिए दे भी दी थी चुनाव आयोग ने पहले, क्यों नहीं दी जाती जिससे कि कम से कम इस टाइप की चीज़ें जो एक आम नागरिक का भी विश्वास जो है फिर जो पूरा जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें हिल जाती है, तो वो तो देनी आपके ख्याल से चाहिए क्या? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं भी यही कहता रहा हूँ कि देखिए, जनता का विश्वास हमें हमेशा प्राप्त रहे, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ के तो आती रहती हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, उनको मना लेते हैं, उनको आसान है, लेकिन जनता का विश्वास हासिल करना मुश्किल काम होता है। तो और आप जैसे EVM पे अगर उन्होंने शोर मचाया तो मैं कहता था भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बस बता दो। नहीं जी, हमने 2 साल पहले फलां तारीख को की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे भाई, अगर तुमने पिछले हफ्ते भी की थी तो दोबारा करो, क्योंकि लोगों को डाउट अगर है, क्योंकि एग्जैक्टली 2-4 बार फालतू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने में या लोगों को बुला के या उनका विश्वास हासिल करने के लिए कोशिश तो करो। नहीं परवाह नहीं करना। ये परवाह मुझे जो डर लग रहा है, खौफ से मैं उसको देता हूँ कि जब जनता का विश्वास अगर इलेक्शन कमीशन से टूट जाए तो बहुत ख़तरनाक सिचुएशन होगी। मैं ये नहीं कहता कि हमारे वक्त में हर चीज़ अच्छी रही होगी, लेकिन हमारा एक एडवांटेज था कि हमें जैसे लोगों का, जनता का, देश का विश्वास हासिल था। विद द रिजल्ट, जो एक चीज़ मैं कई बार कहता हूँ कि हम तो वी कुड इवन गेट अवे विद मर्डर्स, कि बहुत सी गलतियाँ तो आफ्टर ऑल इतना 1.5 करोड़ स्टाफ अगर है, गलतियाँ तो हो सकती हैं, होती ही होंगी, लेकिन लोग उस गलतियों को एक इंडिविजुअल गलती समझ के माफ़ कर देते थे, हमारे ऊपर उंगली नहीं उठाते थे। अब आज की सूरत में कितना भी CEC नेक आदमी और अच्छा काम कर रहा हो, आज का CEC भी, लेकिन चूँकि एक मिसट्रस्ट का माहौल पैदा हो गया, हर चीज़ डाउट की जाती है। तो ट्रस्ट से ये तो हमें बड़ा फ़ायदा होता है कि बहुत सारी चीज़ें लोग, जनता माफ़ कर देती है कि ये काम सो लॉन्ग है, ये लोग ईमानदार हैं, ठीक कर रहे हैं। अब हम अपने व्यवहार से, एरोगेंस से, साइलेंस से, चुप्पी साधे रहने से, और द फैक्ट कि कुछ ना कुछ तो है कि एक नहीं 2 इलेक्शन कमिश्नर निकले, ये पहले तो कभी नहीं हुआ था। तो कुछ हालात तो ऐसे हैं जिसकी वजह से लोगों में विश्वास की कमी होती है, उसको हासिल करना बहुत ज़रूरी है। मेरी पॉलिसी तो फ्रैंकली ये थी, मेरे स्टाफ को डाउन द लाइन ये था कि भाई ऑपोजिशन को, रूलिंग पार्टी को तो एडवांटेज हासिल है, वो तो दे कैन गेट मेनी थिंग्स डन, लेकिन अंडरडॉग जो हैं, हिंदी में तर्जुमा कर दीजिएगा कि अंडरडॉग्स तो ऑपोजिशन है, उनको आप, उनके लिए ज़्यादा दरवाजे खुले रहने चाहिए। वो आपसे 10 मिनट के नोटिस पे मिलना चाहे मिलिए, और दूसरे दिन दोबारा मिलना चाहे दोबारा मिलिए। आपको इसकी तनख्वाह मिलती है, क्या मतलब है कि जी हम नहीं मिलेंगे? 23 पार्टी 6 महीने वेट कर रहे हैं अपॉइंटमेंट की सुप्रीम कोर्ट पे जाके, और वहाँ पे ये एरोगेंस नहीं चलेगी। और जिन लोगों ने ऐसा किया, उन्होंने भारत के साथ, देश के साथ, हमारी डेमोक्रेसी के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की, क्योंकि देखिए हमारी रेपुटेशन पूरी दुनिया में है। मैंने एक दफ़ा एक बड़े अच्छे सीनियर डिप्लोमेट से पूछा कि यार ये बताओ, देश में हमारे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी हो रही हैं, क्या पूरी दुनिया को पता होगा? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कि साहब, हर देश का एक एम्बेसडर दिल्ली में बैठा हुआ है, दिन भर वो क्या करता है? रिपोर्टें ही तो भेजता है, तो पूरी दुनिया को सब कुछ पता है। क्या यही वजह है कि हमारा डेमोक्रेसी इंडेक्स में 2013 में हम इकोनॉमिस्ट की जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है, हम 27वें रैंक पे थे, अब हम 55वें पे आ गए। स्लिप करते जा रहे। वो फौरन हमारे मीडिया फ्रीडम, सिविल लिबर्टी, या जो हरकतें होती हैं, उसका रिएक्शन फौरन उस इंडेक्स पे दिखाई दे जाता है। अच्छा करेंगे तो वो इम्प्रूव हो जाती है। और वो ऐसा नहीं है कि वो इंडिया के लिए उन्होंने इंडेक्स बनाई है, वो तो 203 कंट्रीज़ में उसी फार्मूला से
ये डेटा कलेक्ट किया जाता है। उस पर अगर हमारा रैंक नीचे जाता है तो बजाय हम गिरबान में मुंह डाल के देखें कि हमारी क्या गलती है, उसको सुधारें, उसके बजाय हम उनसे लड़ने पहुंच जाते हैं कि भाई आपने ये क्या कहता फॉर्मूला है और हम देंगे आपको डेटा। तो ये तो गलत बात है। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर कुरैशी के पूरा जो चुनावी लोकतंत्र है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, तो एक तरह से ट्रस्ट पर टिका रहता है। अगर लोग कल चुनाव के प्रोसेस में ही ट्रस्ट खो बैठे, विश्वास ना हो, तो फिर तो मतलब चुनाव कितने भी कराते रहिए उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। और इसमें यही एक कारण है ग्लोबली, क्योंकि आपने ग्लोबल इंडेक्सेस की बात की। ग्लोबली ये माना जाता है कि जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी, जैसा आप भी कह रहे थे, उतना ही कम से कम लोगों को लगेगा कि हम तो तथ्य देख पा रहे हैं, कुछ गड़बड़ी होती तो हम ज़रूर पकड़ लेते उसको। सो दैट इज़ वाई ये जो ट्रांसपेरेंसी की जो बात बार बार पारदर्शिता की है, इसके ऊपर मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को गौर करने की बहुत ज़रूरत है। एक चीज़ मैं आपको सब आपकी जगह में इंटरव्यू कर रहा हूँ कि एक बात रह गई थी कि जो मैंने बताया था ना कि मेरा उसूल था कि ऑपोजिशन के लिए हमारे दरवाजे खुले होने चाहिए, ऑपोजिशन के सबके लिए, ख़ास तौर से ऑपोजिशन, क्योंकि वो उस वक्त कमज़ोर पोजीशन में। करंट सी ज्ञानेश जी ने, ही टोल्ड मी हिमसेल्फ, और बल्कि मैंने अखबारों में भी पढ़ा, उन्होंने एकदम ये पॉलिसी यही अडॉप्ट की, सारे स्टाफ को फील्ड में उन्होंने 5-7 हज़ार मीटिंगें पॉलिटिकल पार्टीज़ की करवाई, जो बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, जो अच्छा काम हो हमें उसकी सराहना भी करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी उनसे बातचीत भी उसके काफ़ी तफसील से हुई थी कि जो ट्रांसपेरेंसी के लिए वो उन्होंने एक बेड़ा उठाया है और जो करके भी दिखाया उस पर वो कायम रहें और इस किस्म की और भी रिफॉर्म करें कि गेटिंग बैक आवर ओल्ड रेपुटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ग्लोबल इंडेक्स कुछ भी कहे, नेशनल इंडेक्स भी तो है, लोगों के माइंड में हमारी क्या इमेज है वो तो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक मुद्दा जो लगातार उठता आ रहा है वो है वोटर टर्नआउट का। कितने लोग निकल कर आए, उन्होंने वोट किया। और 2019 के चुनाव में भी ये मुद्दा उठा, 2024 के चुनाव में ये फिर से एक बार मुद्दा बहुत ज्वलंत हुआ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोटर टर्नआउट बताया ही नहीं। और जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन अप्रॉक्सीमेट वोटर परसेंटेज बताई, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने लोगों ने वोट की। और फाइनल फिगर जो है बहुत देर के बाद, डिले के बाद लोगों के सामने रखी गई, शेयर की गई, वो भी परसेंटेज टर्म्स में। और उसमें ये नज़र आया कि जो इंक्रीज थी परसेंटेज ऑफ वोटर्स की, वो बहुत ज़्यादा थी, अनप्रेसिडेंटेड तरीके की इंक्रीज देखी गई। उससे लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि कहीं किसी तरह से बूथ, जो हम बात करते हैं कि भाई बोगस वोटिंग तो नहीं हो रही, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बाद में वोट डाले जा रहे हैं। तो लोगों ने फॉर्म 17C की मांग की है और ये देश भर में हमने देखा कि ये लोगों ने फॉर्म 17C जो है, जो बूथ लेवल पर बनाया जाता है, जो कि एकमात्र ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा जाता है कि वोटर टर्नआउट क्या था, वो लोगों ने इलेक्शन कमीशन से मांगा। अब इलेक्शन कमीशन ने ये भी देने से साफ इनकार कर दिया, ये कहकर कि 17C का जो फॉर्म पार्ट 1 है वो तो हम केवल कैंडिडेट्स के जो पोलिंग एजेंट हैं उन्हीं को देते हैं, जबकि ऐसा किसी कानून में नहीं लिखा है कि लोग अगर मांगे तो उन्हें नहीं दिया जा सकता। तो अब ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि फॉर्म 17C को ना देने का क्या कारण हो सकता है। और कहीं ये लगने लगा है लोगों को कि इलेक्शन कमीशन कहीं भूल तो नहीं गया कि जो चुनाव कराए जा रहे हैं वो कैंडिडेट्स और उनके पोलिंग एजेंट्स के लिए नहीं है, वो तो देश में लोगों के लिए लोकतंत्र में चुनाव कराए जा रहे हैं जिससे लोग अपने प्रतिनिधि को चुन सके। तो डॉक्टर कुरैशी, व्हाट डू यू थिंक कि जब ऐसी डिमांड आती है पब्लिक से कि फॉर्म 17C को शेयर किया जाए, तो आपको नहीं लगता, और इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, डिजिटल इंडिया का समय है और अब मतलब इतना आसान है कि जो फॉर्म्स हैं इन्हें स्कैन करके वेबसाइट पे डाल दिया जाए और लोग वहीं से देख लें? बुनियादी तौर पे जो आपने बात कही वो तो ठीक है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हर चीज़ वेबसाइट पे होनी चाहिए, और इलेक्शन कमीशन की कोशिश यही होती थी कि सारा डेटा जैसे ही जनरेट हुआ वेबसाइट पे दे दिया, या ADR या इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन को कि भाई आप इसको प्रोसेस कीजिए। लेकिन आपकी बात में मुझे जो एक अजीब सी चीज़ लगी
कि जो कैंडिडेट और उसके एजेंट को दे देते हैं वो लाखों हैं, उन लाखों को अगर हम दे रहे हैं तो उनको दे दिया तो एक्चुअली ट्रांसपेरेंसी तो आ गई। वो क्या लोग नहीं हैं, वो लोग कोई अलग चीज़ हैं, जनता के ही तो वो लोग हैं। और ये तो है नहीं कि वो सारे के सारे कैंडिडेट और सब रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट है, ऑपोजिशन की भी कैंडिडेट, ऑपोजिशन के कैंडिडेट को तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है इस डेटा में और उसको पब्लिक करने में। तो उसको आप ये डिस्टिंग्विश करना कि जी जनता को नहीं दे सकते, थर्ड पर्सन को ज़्यादा इंटरेस्ट। अरे भाई जो हार रहा है उसकी वजह से, बेईमानी की वजह से, सो कॉल्ड बेईमानी की वजह से, उसको जितनी चिंता है उस डेटा की आपको ज़्यादा, आपको मुझे थोड़ी हो सकती है जी। तो एक मुहावरा दिल्ली का होता था कि माँ से ज़्यादा चाहे लाजो कुटनी कहलाए। पता नहीं आपने सुना है कि सुना कि भाई जो रियल पार्टीज़ हैं उनको दे रहे हैं, लाखों को जा रहा है, उसको अगर आप पब्लिक डेटा नहीं मानेंगे तो किस चीज़ को मानेंगे। और वो लोगों से शेयर करते ही हैं, करना भी चाहिए। और सब हम सबसे ज़्यादा उनको इंटरेस्ट है, उनकी तो ज़िंदगी मौत का सवाल है वहाँ पे। बिल्कुल। और हम ये जानते ही हैं कि ऑपोजिशन पार्टीज़ का भी आजकल लोकतंत्र में हमारे क्या हाल हो रहा है। बहुत जगह पर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ऑपोजिशन की, उन्होंने कहा कि हमारी मशीनरी थी ही नहीं कि पोलिंग एजेंट वहाँ पर बैठे हों। कई ऐसे इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने कहा कि हमारे पास उस टाइप के रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम इतने हज़ारों लोगों को वहाँ पर नियुक्त कर पाएँ। तो इसमें एक और चीज़ जो बड़ी सामने आई वो ये कि बीजेडी, कांग्रेस और इन तमाम लोगों ने बाद में चिट्ठियाँ लिखी, रिपोर्ट बनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि कई जगह पर उनके पोलिंग एजेंट उन्होंने माना कि थे ही नहीं। और उन पार्टीज़ ने कहा कि हम इतनी ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ गई उड़ीसा में, जहां पर बीजेडी ने ये रिपोर्ट निकाली, उन्होंने कहा 30% के करीब वोटर टर्नआउट में इंक्रीज हुआ। तो उन्हें इस बात पे शक हो रहा है, जैसे आपने कहा कि ऑपोजिशन पार्टीज़ को तो बड़ा लगता है कि हम ये सूचना हमारे पास होनी चाहिए। तो उन्होंने भी जब इलेक्शन कमीशन से मांगी है तो उन्होंने लिखित में इलेक्शन कमीशन को अब चिट्ठी भेजी है कि हमें ये सूचना क्यों नहीं दी जा रही। तो ये मुझे लगता है कि ना तो लोग जब मांग रहे हैं उन्हें सूचना मिल रही है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अब ये कहा जा रहा है उस समय पे अगर आपके पोलिंग एजेंट नहीं थे तो हम नहीं देंगे। तो आखिरकार इसमें क्या छुपाने की बात है? तो ये तो बुनियादी तौर पे तो आप ठीक ही कह रही हैं, लेकिन जो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा होमवर्क तो पार्टीज़ करती नहीं है। पार्टीज़ के मुंह से जब मैं ये सुनता हूँ बड़ी पार्टीज़ के कि जी हमारे एजेंट वहाँ पे नहीं थे, तो इस पर तो मुझे गुस्सा आता है कि तुम्हारे एजेंट क्यों नहीं थे। तुमको अपने को बड़ी पार्टी कहने का क्या हक़ है कि अगर आप अपनी एजेंट नहीं बिठा सकते, उन एजेंट के ऊपर आपको विश्वास नहीं कि वो दूसरे लोग उनको ख़रीद के ले जाएंगे। अक्सर शिकायत आती है कि जो उनको बिक जाते हैं। अरे भाई आप अपने वर्कर्स को कंट्रोल में नहीं रख सकते तो फिर आप क्या कर सकते हैं। आपने उड़ीसा का जिक्र किया, उड़ीसा में तो बीजेडी पिछले 25 साल से पावर में बहुत मेजर पार्टी थी, रूलिंग पार्टी थी। उनके पास तो ये एक्सक्यूज़ कीजिए हमारे एजेंट नहीं थे, ये नहीं था, क्योंकि हो सकता है 10, 20, 50, 100 जगह एजेंट ना हो, लेकिन जहाँ पे हैं उनकी तो बात करो। वहाँ पे क्या निकला, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिली नहीं मिली, वो ठीक थी गलत थी, आप उसमें कीजिए वहाँ 2 जगह हमारे नहीं थे तो नहीं थे। तो सबसे पहले तो कसूर आपका है कि आपके एजेंट क्यों नहीं थे। लॉ ने आपको प्रेजेंस दी है, एक थर्ड आदमी, मैं नहीं घुस सकता उस पोलिंग बूथ में, एजेंट, सिर्फ एजेंट घुस सकता है, एजेंट को तो वो इख्तियार है, तो इसलिए उसका इस्तेमाल अब न करें। हम जानते हैं कि ऑपोजिशन पार्टीज़ में खामियां हैं और कई खामियां आपने भी अभी बताई, लेकिन लोकतंत्र में इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि लोकतंत्र सही से चले तो लोगों के पास सूचना होनी चाहिए, इन्फॉर्म्ड वोटर बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सूचना लोग ले पाएँ। तो इलेक्शन से रिलेटेड एक बहुत ज़रूरी रिकॉर्ड है जिसका नाम है फॉर्म 17C। रूल्स के हिसाब से ये फॉर्म 17C हर एक पोलिंग स्टेशन पर वहाँ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर द्वारा तैयार किया जाता है और ये जो वोटर टर्नआउट है इसका ये एकमात्र ऑफिशियल प्रूफ रहता है। फॉर्म 17C में कई ज़रूरी जानकारी नोट की जाती है, जैसे कि उस पोलिंग स्टेशन पे कितने रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, पोलिंग डे पर कितने वोटर्स ने आके अपना वोट कास्ट किया और साथ ही कि EVM मशीन में कितने वोट्स रिकॉर्ड किए गए।
और एक और ज़रूरी सवाल होता है फॉर्म 17C में कि क्या जितने लोगों ने आके अपना वोट कास्ट किया और जितने वोट्स ईवीएम में रिकॉर्डेड हैं वो आपस में मैच कर रहे हैं या फिर क्या उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है। फॉर्म 17C का पार्ट 1 पोलिंग डे पे भरा जाता है और फॉर्म 17C का पार्ट 2 काउंटिंग डे पे भरा जाता है, जिसमें कि हर एक कैंडिडेट को कितने वोट मिले उसकी पूरी डिटेल्स नोट की जाती हैं एट ईच एंड एवरी पोलिंग स्टेशन। तो अभी जब हाल ही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर भी हुए, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें उन्होंने लोगों को कहा कि लोग शक करते हैं और उन्हें शक नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने बड़े शायराना अंदाज में बल्कि कहा कि शक करने की ज़रूरत नहीं है, सब अच्छे से चल रहा है। और फॉर्म 17C लेकिन फिर भी शेयर नहीं करा। तो लोगों को यही लगा कि अगर तथ्य सामने रख दिए जाते तो पब्लिक ट्रस्ट जिसकी आपने बात कही उसका सवाल है। लोग कम से कम फिर वो तथ्य देख के कुछ गड़बड़ नहीं हो रही तो वो खुद ही संतुष्ट हो जाते हैं कि नहीं इसमें तो सब ठीक है, सब नज़र आ रहा है। वो जब जितना छुपाने की कोशिश हो रही है उसी से एक कहीं पर पब्लिक ट्रस्ट को बड़ी ठेस पहुंच रही है। बिल्कुल अंजलि जी, आपने ये ठीक बात कही। ये पब्लिक ट्रस्ट पर ही डेमोक्रेसी टिकी हुई है और साल हर साल हमारे भारत की एक यूनिक अचीवमेंट है कि 70 साल तक हमारी डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में मशहूर थी। और लेकिन सिर्फ पिछली सक्सेस पर ही हम अपने गुणगान करते रहें वो तो नहीं होता, क्योंकि लोगों को अच्छा बुरा सब दिखाई देता है। अच्छा करेंगे तो लोग देखेंगे, जहाँ ज़रा चूक हमारी तरफ से होगी वो लोगों को दिखाई देती है। तो नॉट ओनली जैसे कि हमें ठीक काम करना है, करते हुए दिखना चाहिए, तो ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। पिछले दिनों से जो हम ये देख रहे हैं कि डेटा देने में कोताही की जा रही है, नहीं देते, कुछ एरोगेंस की जा रही है, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, मैं ऐसा कहता रहा हूँ और मैंने इस पर कई बार अपने आर्टिकल्स में भी जिक्र किया, टीवी के इंटरव्यूज़ में जिक्र किया। और कभी कभी मुझे ये मेरे आफ्टर ऑल यंगर ऑफिसर्स हैं, मेरे कोलीग्स हैं, मुझसे ज़्यादा ब्राइट, मुझसे ज़्यादा अच्छे तजर्बे वाले हैं, लेकिन हमारी उम्र हमारा एडवांटेज है। उनको मैंने ये कहा था कि देखो तुम्हारी सबसे एक ही प्रॉब्लम है, तुम कम्युनिकेट नहीं करते। अगर तुम्हारे पास कुछ छुपाने को नहीं है तो खुल के आ जाओ। फट से कि मुझसे किसी ने पूछा आप होते तो क्या करते, मैं तो फ़ौरन एक नेशनल लेवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलो भाई क्या पूछो कहते हैं कि वो मेरा कोई सीक्रेट तो है ही नहीं। और बल्कि ये मैं बताना चाहूँगा कि 2009 में ईवीएम पे शायद आपके सवाल आगे भी आ रहा हो या नहीं, ईवीएम पे बड़ी कंट्रोवर्सी हमेशा रही है और हर पार्टी ने, एवरी सिंगल पार्टी ने कभी न कभी उस पर प्रोटेस्ट किया है, उस पर शक का इजहार किया है और उसी मशीनों से वो जीत के भी आ जाते हैं। और आयरॉनिकली सबसे बड़ा प्रोटेस्ट इस पे ईवीएम ने कितनी किया था, बीजेपी ने। 2009 में इन्होंने तो एक किताब भी लिखी थी, डेमोक्रेसी एट रिस्क, जिसका फॉरवर्ड लिखा था अडवाणी जी ने। अब वही जब ईवीएम पर अटैक होता है तो वो समझते हैं कि उन पर पर्सनल अटैक हो रहा है, ये भी गलत बात। तो उस वक्त हमने किया, मैं जैसे ही मैं सीईसी बना, पहले उसमें मैंने ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली कि भैया देखो हम हमारा इंटरेस्ट एक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्रेडिबल इलेक्शन। आप तो बिल्कुल मैदान जंग में हैं, हम यहाँ बैठ के अपना पॉलिसी बनाते हैं और इम्प्लीमेंटेशन, बताओ इशू क्या है। तो उसका जो मुझे हैरानी हुई, उसके लीडर थे चंद्रबाबू नायडू, जो टेक्नोलॉजी के आइकॉन। तो सबसे पहले तो हैरानी, मैंने यही कहा कि चंद्रबाबू जी आपको तो मुझे यहाँ देख के हैरानी, आप तो टेक्नोलॉजी आइकॉन होके, आइकॉन टेक्नोलॉजी के होके आप टेक्नोलॉजी के विरुद्ध में आए हैं और मेरे लिए चैलेंज है कि मैं आपको यहाँ से अपना ईवीएम का ब्रांड एम्बेसडर बना के भेजूँ, और जिसके लिए मैं तैयार हूँ। मुझसे पूछिए, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं, मुझसे क्या चाहते हैं। फिर इंटरेस्टिंग चीज़, फिर हमने पूछा, लालू जी थे, जो लीडर थे, उनसे कि भाई आपकी क्या राय है कि जो ये कह रहे हैं। तीसरे लीडर से पूछा आपकी क्या राय है जो चंद्रबाबू कह रहे हैं। तो नॉर्मली एक लीडर होता है और वो टेक्नोलॉजी के लीडर भी थे, इस वजह से सब उनकी तरफ देखे। तो उन्होंने बड़ी सीधी से बात की, उन्होंने कहा हम ये नहीं कह रहे कि ईवीएम से इलेक्शन रिजल्ट मैनिपुलेट हुए हैं, ना ये हम कह रहे हैं कि आगे भी होंगे। तो मैंने कहा फिर आप क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा हम ये कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो जिसका मतलब आपके व्यूअर्स को समझाने के लिए कि जब आप मशीन में बटन दबाते हैं तो वो मशीन के अंदर वोट चला जाता है, कहाँ गया दिखाई तो दे नहीं रहा।
सिर्फ आपका ट्रस्ट और विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन आपको कह रहा है कि ठीक जगह गया, और उसके कई टेस्ट हैं जो हो चुके हैं, तो वो जिसको आपने चुना कैंडिडेट को उसी को गया। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये नहीं दिखाई देता, तो हम चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी कर दो। हमने कहा बताइए कैसे कर दें, तो उन्होंने उसी मीटिंग में कहा कि वीवीपैट शुरू कर दीजिए, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल शुरू कर दीजिए। हमें भी उस वक्त पूरी तरह नहीं मालूम था क्या था। हमने कहा समझाइए क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि जब आप बटन दबाएंगे तो मशीन में जाने से पहले एक प्रिंटर लगा दिया जाएगा, उसके अंदर स्क्रीन के ऊपर उसका फ़ोटो और उसका सिंबल आ जाएगी, जिसे आपको इत्मीनान जो है कि हाँ इसी को मैंने चुना था, और उसके बाद वो एक पर्ची कट के नीचे चली जाएगी। तो अब इसने वीवीपैट में दो कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, वोटर की वेरीफाइबिलिटी कि मैंने वेरीफाई कर दिया कि इसी को मैंने चुना था, और जो पर्ची गिनी नीचे गिनी उसको गिन के हम पेपर ऑडिट हो गया कि जब चाहे गिन ले, आज नहीं फिर गिन ले, कोर्ट में जाके गिन ले बाद में कि जी ये जितनी मशीन में वोट थे उतनी ही पर्चियाँ निकली कि नहीं निकली। लाखों को हम कंपेयर कर चुके हैं, सब एक निकली। मतलब 100% भी हो सकता है। अच्छा, उस पे भी मैंने ये हुआ कि जब इतना शोर मचा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की मैं तो बताऊँ जो गलती रही, कम्युनिकेशन की कमी। अरे भाई एक दफ़ा 100% मैं अगर होता 100% भी एक दफ़ा पर्चियाँ गिननी होती, भाई डेमोक्रेसी को बचाने का सवाल है, मैं तो कर देता। टाइम लगेगा, अरे भाई पूरा देश 2.5 महीने वेट करता है। पहले दिन फर्स्ट फेज के पोल डे के 7वें फेज तक 1.5-2.5 महीने सारे वेट करते हैं, बड़े आराम से पिछले 20-30 साल से कर रहे हैं। तो एक दिन और वेट कर लेंगे। हालांकि उसमें भी मैंने दो चीज़ें मैंने कहा, एक तो 100% कर दो, और एक रिवर्स भी क्या है। अभी फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में यह है कि एक विधानसभा क्षेत्र में जहाँ पे 200 से 300 के करीब ये मशीनें होंगी, उनमें से 5 मशीनें रैंडमली पिकअप करके उनको गिन दो। मैं कहता हूँ 5 की भी ज़रूरत नहीं, 4 कर दो, लेकिन रैंडमली न चुनो, वो पर्पसिव करो उसको कि जो कैंडिडेट जिस पे उंगली रखे, और हर कैंडिडेट को राइट देने की जरूरत नहीं। टॉप 2 रनर्स अप जो है, क्योंकि रिजल्ट पे का असर तो उन पे पड़ेगा ना, कि टॉप 2 कैंडिडेट कहते हैं कि मुझे इस मशीन पे शुबा है, इसको गिन दो। मैं कहूँ नहीं जी, हमने 5 मशीनें रैंडमली चुनी तो थी, मशीन जिस पे शुबा है उसकी उस मशीन का तो जवाब ही नहीं आया। तो सीधी सी बात, 2-2 मशीनें इनको कह दो कि भाई जिस पे आप उंगली रखोगे हम वो गिन देंगे। बहुत अच्छा, क्रिकेट में DRS तो आप जानते ही हैं जी। अब LBW के ये तो नहीं कि 10% डिसीजन के ऊपर जाएंगे, सिर्फ वो जाएगा जिस पे शुबा है मुझे, बिल्कुल है ना। तो पूरा हिंदुस्तान उस सिस्टम को समझता है। इसके ऊपर सीरियस डिस्कशन, सीरियस डिबेट किसी ने की नहीं, इमोशनल और पॉलिटिकल ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हम इस के सोल्यूशन पे नहीं पहुंच रहे हैं। तो जिसे हम कहते हैं कि सनलाइट इज़ द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, तो आप कह रहे हैं कि अगर लोग मांग रहे हैं, अगर कुछ शक का सवाल है लोगों के मन में, तो क्यों ना दिया जाए ये सब सूचनाएं। आप नहीं, मैं तो बल्कि अंजलि जी एक और भी सजेशन देता हूँ, लेकिन वो अभी फ़िलहाल लोगों को समझ में नहीं आएगा, वो मिसअंडरस्टैंड करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको इतना ही टाइम बचाने का शौक है कि 4 घंटे 6 घंटे एक दिन फालतू लग जाएगा, वो भी मैं बचा सकता हूँ आपका। कैसे बचा सकता हूँ? EVM ने प्रिंटर पे वो प्रिंट आउट निकाल के अपना काम कर लिया। दिन भर हम EVM गिनते ही है ना, EVM को ना गिनिए, सीधा वीवीपैट को 100% गिन दीजिए। वो बैलेट पेपर पे वापस जाने की जो बात हो रही है, ऑलमोस्ट बैलेट पेपर पे वापस जाने की बात है कि हम सिर्फ पर्चियाँ ही तो गिन रहे हैं, है ना, और वो एक दिन में गिन देंगे। और हमने मशीनें न गिन के, कि मशीन का काम सिर्फ ये प्रिंट आउट तक पहुँचाना था, उसने कर दिया। और या रैंडमली 5% रैंडमली अगर गिननी है तो मशीनों को 5% रैंडम कर दीजिए, ना कि 100% के, इसको रिवर्स कर दीजिए। इस पे डिबेट तो सीरियस कीजिए ना, तो वो ना कि बिल्कुल फ्रिवलस किस्म की बातचीत होती रहती है जी। और ये जो सारा हम देख रहे हैं कुछ पिछले चुनावों में, उससे एक बड़ा सवाल भी उठ के आया है, वो है जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनकी नियुक्ति के ऊपर कि उनकी सिलेक्शन कैसे की जाती है। अब ये बड़ा कंट्रोवर्सी का इशू भी बन गया है। डॉक्टर कुरैशी, हमने देखा है कि हमारा जो संविधान है उसमें तो यही लिखा था कि जब तक कानून नहीं बनता कि कैसे चुना जाएगा किसी भी इलेक्शन कमिश्नर को या चीफ को, तब तक सरकार
उन्हें चुन सकती है और फिर कानून बनना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली कानून तो बना ही नहीं बहुत समय तक, और लगातार यही रहा कि सरकार मतलब रूलिंग पार्टी चयन करती रही। लेकिन जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि बाय एंड लार्ज ये बहुत एक फीलिंग रही स्ट्रॉन्ग देश में, लोगों में, कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो निष्पक्ष रूप से काम कर रहे हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं। अब जब 2019 से स्पेशली ये पूरा मामला शुरू हुआ, जहाँ पर कहीं ये लोगों के मन में बात दिखने लगी, एलिगेशंस भी उठने लगे कि इलेक्शन कमीशन शायद कहीं पर सिलेक्टिव एक्शन कर रहे हैं। अगर जो रूलिंग पार्टी है उनके नेताओं के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो, उनके खिलाफ अगर मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के वायलेशन की शिकायत आती है तो उसे तो ठंडे बक्से में डाल दिया जाता है, उसके ऊपर कुछ नहीं किया जाता। वैसे ही अगर कोई शिकायत किसी ऑपोजिशन के नेता के खिलाफ आती है, उस पर बड़ी अलैक्रिटी से एक्ट किया जाता है। ऐसे ही कारण थे जिसके कारण जो अशोक लवासा जी हैं उन्होंने रिज़ाइन भी किया, जो इलेक्शन कमिश्नर थे, और भी एक इलेक्शन कमिश्नर ने रिज़ाइन किया। तो ये जो बातें सब उठी हैं, उसके चलते फिर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर हुई कि जो अपॉइंटमेंट है, जिससे कि ऐसा ना हो कि कोई एक पार्टी के पक्ष के लोग ही कमीशन में आने लगे, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज हुई कि इनकी जो अपॉइंटमेंट है कमिश्नर्स की, वो एक स्वतंत्र तरीके से की जाए। जो सिलेक्शन कमिटी हो उसमें प्रिपोंडरेंस ऑफ द रूलिंग पार्टी या किसी भी एक पार्टी का ना हो, कि भाई इलेक्शन कमीशन तो रेफरी हैं, तो रेफरी को कोई एक पार्टी ना चुने, कोई प्लेयर ना चुने। तो इसलिए एक सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बढ़िया जजमेंट दिया। उन्होंने कहा कि द स्पिरिट उनके जजमेंट की यही थी कि एक बैलेंस्ड कमिटी सिलेक्ट करे, और कहा कि कानून लाइए। सरकार से भी यही बात हुई, और जब तक कानून नहीं आता तब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन तीनों मिलकर तय करें, वो सिलेक्ट करें। लेकिन जैसे ही ये जजमेंट आई, उसके बाद सरकार पार्लियामेंट के थ्रू एक कानून ले आई, जिसके तहत उन्होंने ये कह दिया कि अब तो हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर देंगे बाय अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। तो इसका तो सीधा मतलब हुआ 2:1 का रेशो फिर हो गया। मतलब प्रधानमंत्री हैं और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो कि अभी तक होम मिनिस्टर रहे रिसेंटली, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। तो 2:1 में फिर लोगों के मन में वही आ रहा है कि क्या ज़रूरत थी। जब नहीं था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक बात थी, जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया उसके बाद इस तरीके की कमेटी बनाना ये बड़ा अटपटा सी बात लगी। तो उसके ऊपर डॉक्टर कुरैशी, व्हाट वुड यू लाइक टू से? देखिए, इस पे मैं जब मैं कुर्सी पे था जब से बात कर रहा हूँ, एक आई स्टिल रिमेंबर करण थापा ने मेरा एक इंटरव्यू किया, मैं CEC था, और जिसमें मैंने कहा कि देखिए हमारी अपॉइंटमेंट यूनिलैटरली गवर्नमेंट करती थी, मैं भी उसका बेनिफिशियरी हूँ। उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुझे लगा दिया। तो 65-70 साल तक ये इस तरह से चला कि गवर्नमेंट ने जिसको भी लगाया, इत्तेफाक से सब ने काम अच्छा किया। सरकार के नॉमिनी थे, सरकार के अपॉइंटी थे, लेकिन किसी ने नेशन को लेट डाउन नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशन को लेट डाउन नहीं किया। लेकिन उम्मीद एक स्ट्रैटेजी नहीं होती, इंस्टीट्यूशनल चेक्स जो होते हैं वो ज़रूरी होते हैं। तो मैं यही चाहता था कि अगर मेरा अपॉइंटमेंट भी अगर किसी कोलिजियम के थ्रू होता तो आई वुड हैव फेल्ट स्ट्रॉन्गर। बिल्कुल। अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद बिल आया था, और ये बल्कि ये सिर्फ ये मैं समझता हूँ कि ये डेलिबरेट इंसल्ट करने की कोशिश की गई है कि भाई जैसे आपने कहा कि ये तो 2-1 ऑलरेडी डिटरमिन हो गया। प्राइम मिनिस्टर और उनका नॉमिनी मिनिस्टर तो एक ही बात कहेंगे ना, तो कोलिजियम का जो मकसद था वो तो डिफीट हो गया। तो इसलिए ये कोलिजियम जिस तरह का लगाना ये मजाक है, थप्पड़ है इलेक्शन कमीशन और कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट के मुंह पे। ठीक है, आप कोलिजियम चाहते हो, ये लो कोलिजियम। तो ये तो जानबूझ के ये सरकार की ज़्यादती है, और मैं कहता हूँ बेवकूफ़ी भी है। तो क्रेडिबिलिटी के लिए इस कोलिजियम को ठीक कर देना
ज़रूरी है। हालांकि अभी इस पे लास्ट वर्ड बाकी है, सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया हुआ है बिल्कुल, वापस। सुप्रीम कोर्ट में केस गया है क्योंकि जो जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की उसकी तो स्पिरिट के बिल्कुल विरुद्ध हुआ है। और जैसा आपने कहा कि क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, अब जो भी बन रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर्स, तो लोगों के मन में क्यों होना चाहिए जब दे माइट बी द सेम पीपल जिनको वही कोलिजियम भी चुनते, चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन, पर उन एक क्रेडिबिलिटी क्योंकि अब इस तरीके से किया गया है वो नष्ट करी जा रही है। और दूसरी चीज़ आपको जो दिखी है कि जिससे हम लोग बड़े अपसेट थे कि इलेक्शन कमीशन का जो रैंक है कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट को जज का था शुरू से, क्योंकि आपको याद होगा ना कि यू कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट थ्रू प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, लाइक ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो वो इन्होंने उसको कैबिनेट रैंक का कर दिया। जी, तो अब हम चलते हैं अपने अगले सत्र की ओर। तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी स्क्रोल में, जिसमें कि जर्नलिस्ट अरविंद गुनासेकर ने आरटीआई एक्ट का इस्तेमाल करके जो अभी कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में जो संशोधन हुए थे उसके उन्होंने पूरे रिकॉर्ड्स हासिल करे। डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि कितनी तेज़ी से वो पूरे संशोधन किए गए। अगर हम टाइमलाइन देखें तो दिसंबर 9, 2024 को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश आया, जिसमें कि उन्होंने बोला कि हरियाणा से के इलेक्शन से रिलेटेड सीसीटीवी, वीडियोग्राफी, फॉर्म 17C की कॉपी पिटिशनर को दी जाए एज पर रूल 93 ऑफ द कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स। और रूल 93 उस समय पर क्या कहता था? रूल 93(1) में कुछ ऐसे दस्तावेज के नाम लिखे हुए थे और वो केवल तब दिए जा सकते थे अगर कोर्ट का आदेश होता। लेकिन 93(2) में ये लिखा हुआ था कि उन सब डॉक्यूमेंट्स के अलावा बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन, यानी कि केवल उन कुछ डॉक्यूमेंट्स को छोड़ के बाकी पब्लिक को एक्सेस है ये डॉक्यूमेंट्स लेने का। इनफैक्ट जो लैंग्वेज थी वो था ऑल अदर पेपर्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन शैल बी ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन। अब दिसंबर 9 को ये आदेश आया और उसके एक ही हफ्ते के बाद दिसंबर 17 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार को एक चिट्ठी भेजी और बोला कि इन रूल्स को तो संशोधित किया जाना चाहिए एंड स्कोप ऑफ पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी रिस्ट्रिक्टेड। ईसीआई का जो जस्टिफिकेशन था ये संशोधन मांगने का, वो ये था कि इतने ज़्यादा डिस्क्लोजर्स करने के लिए जो मैन पावर चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी चाहिए, वो हो सकता है कि उनके पास ना हो। और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि डिस्क्लोजर से कन्फ्यूजन हो सकती है और कोई लीगल पर्पस सर्व नहीं होता। ये चिट्ठी हासिल हुई दिसंबर 19 को लॉ मिनिस्ट्री में और दिसंबर 20 को सुबह के समय पर इलेक्शन कमिश्नर्स के कुछ ऑफिसर्स और लॉ मिनिस्ट्री के कुछ ऑफिसर्स ने मीटिंग करी। उन्होंने अमेंडमेंट की लैंग्वेज फाइनलाइज करी, वापस इलेक्शन कमीशन को अप्रूवल के लिए भेजी जो उसी दिन आया, और उसके बाद लॉ मिनिस्टर के अप्रूवल के बाद उसी दिन रात को ये जो पूरा अमेंडमेंट था ये नोटिफाई भी हो गया। तो कहीं ना कहीं एक ही दिन में पूरी की पूरी प्रक्रिया हो गई। तो इसमें जो सवाल उठता है वो, और जो अमेंडमेंट हुआ उसमें अब ये लिखा गया कि ऑल अदर पेपर्स एज स्पेसिफाइड इन द रूल्स, यानी कि अब से आपको केवल वही पेपर मिल सकते हैं जिनका कि रूल्स के अंदर लिखा हुआ है। तो जैसे सीसीटीवी का रूल्स में नहीं लिखा हुआ या प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी का रूल में नहीं लिखा हुआ। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी में ज़रूरी जानकारी होती है कि क्या पोल में कोई डिसरप्शन हुआ, कितने 2-2 घंटे के अंतराल में कितने लोग आए। तो सवाल ये उठता है कि जो 1961 से एक जो रूल चला आ रहा था, जो एक पारदर्शिता का अधिकार था, जानने का हक था 60 वर्षों से, उसको क्यों इतनी ज़्यादा जल्दबाजी में संशोधित किया गया? क्या उचित नहीं रहता कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर कुछ पब्लिक कंसल्टेशन करते, कुछ मीटिंग्स करते, ऑपोजिशन पार्टी की राय लेते, जनता की राय लेते और कम से कम इसके ऊपर एक पब्लिक डायलॉग करते? और जो एक ये रीजनिंग दिया गया कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लग जाएंगे और इससे कोई लीगल पर्पस सर्व नहीं होता। कहीं ना कहीं पारदर्शिता केवल लीगल पर्पस सर्व होने के लिए तो नहीं है, वो तो पब्लिक ट्रस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के 10 दिन के अंदर अंदर इतना बड़ा संशोधन हो गया, तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये मैं तो कंफ्यूज हो गया कि आप प्रशंसा कर रही हैं किसी स्पीड से काम हो सकता है सरकार में, या उसकी आप बुराई कर रही हैं कि अगर 2 दिन के अंदर अंदर एक्ट अमेंड हो सकते हैं, रूल्स अमेंड हो सकते हैं, तो ये तो एफिशिएंसी हमें हमेशा बरकरार रखनी चाहिए। लेकिन मैं भी ये तो खैर लाइटर वेन में मैंने कहा, लेकिन फैक्ट ये है कि जिस तरह ये किया गया, मैंने आजकल में रिपोर्ट पढ़ रहा था, इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इट इज़ वेरी वेरी अनयूजुअल।
कुछ तो आरटीआई में मैं ये बताना चाहूँगा कि आरटीआई को डैमेज करने वाले कुछ जनता ही है कि हर किस्म के फजूल, क्योंकि 10 रुपए की दरख्वास्त दे के आप सारे ले लो और सारा दफ्तर लगा हुआ है, हफ्तों लगा हुआ है उसकी तैयारी करने के लिए, क्योंकि कानून ने उनको राइट दे दिया। तो उसकी वजह से कि जी कमेंसुरेट है कि नहीं है, कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस उसका करना पड़ता है, तो उसका इन्होंने बेनिफिट लेने की कोशिश की कि इतना मैन पावर चाहिए होगी, ये करना होगा। इसको एज ए केस स्टडी तो देखनी चाहिए कि वाकई जो चीज़ें बैन की गई हैं इनको प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्शन कमीशन को वाकई मैन पावर चाहिए होती, कितना टाइम लगता, और जो जिसने एप्लीकेशन दी थी उसको इससे क्या साबित करना चाह रहा था जो अब नहीं कर पाएगा, ये इसके तह तक जाने की तो ज़रूरत है। इसलिए जल्दबाजी तो बिल्कुल दिखाई दे रही है। और लेकिन इसमें एक और चीज़ जिसे मैं लिंक करता हूँ, जिसका अभी तक डिस्कशन में जिक्र नहीं आया था, कि पिछले 2-3 साल पहले जो कोई रूल चेंज किए थे ना, कि वो काफ़ी 40-50 हज़ार रुपये दे के एक मशीन में आप टेक्निकल ऑडिट करा सकते हैं। तो उसमें मुझे 2 कैंडिडेट जिन्होंने जो गए, उन्होंने 20-20, 50-50 लाख रुपए कोर्ट में खर्च किए, उन्होंने आके बताया किताब जो उन्होंने जिन मशीनों पे उनको शुबा था उन मशीनों के लिए अप्लाई किया, उन्होंने उसका डेटा इरेज कर दिया और मशीनें लाके पेश कर दी, लो जी इसके ऊपर मॉक पोल कर लो। क्या मजाक है ये, उस पर मॉक पोल कर। मॉक पोल तो हर मशीन का होता ही है, 3 बार होता है। मॉक पोल वो तो पॉइंट नहीं, पॉइंट वो टेक्निकल ऑडिट कि उस मशीन में कितने वोट गए हैं, किस टाइम पे गए हैं, सब कुछ सारे सिस्टम में सेफ्टी क्लॉजेज मौजूद है। लेट जैसे लास्ट 2 घंटे में कितने वोट पड़े। टाइम स्टैंपिंग भी 2008 या 9 में हम लोगों ने शुरू की थी कि अगर 5 बजे के बाद वोट पड़ेगा तो हमें कम से कम पता तो लगेगा कि 1 मिनट में, अगर बिल्कुल हर स्पीड से ही कर रहे हैं तो 1 मिनट में 5 वोट 12 सेकंड के गैप के बाद एक वोट आप कर सकते हैं, 6ठा वोट डाल ही नहीं सकते। तो ये सारे चेक इसीलिए किए गए थे कि कल को कोई बीमारी हो तो हम उसको चेक कर सकें। मशीन में ये फैसिलिटी है कि इसको हम देख सकें, लेकिन सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर से उस मशीन को हम खोल सकते हैं, अदरवाइज एक्सेस नहीं। तो लेकिन ये सारी चीज़ें को ब्रश अंडर द कारपेट और इसकी पे विचार न करना, तफसील से न करना, इससे होता है। मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा कोताही नहीं बल्कि जुर्म था कि उस डेटा को डेटा को इरेज कैसे कर दिया। मुझे शुबा होता है हो जाएगा उसमें कि भाई डेटा में क्या चीज़ थी जो इसको आपने रिलीज़ करके, और आप सबको गधा समझते हो, बेवकूफ़ समझते हो कि लो जी ये मशीन है, अब आप इसमें वो मॉक पोल करके देख लो जी, बड़ी ठीक करेगी। मॉक पोल तो ठीक करेगी करेगी। तो इसलिए जनता के विश्वास के लिए ये हर चीज़ ज़रूरी है। जी बिल्कुल। और अंजलि, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आरटीआई एक्ट में भी अब हमें इलेक्शन रिलेटेड पेपर्स नहीं मिल रहे हैं। जो फरवरी 2025 में दिल्ली में चुनाव हुए हैं, उसके बाद आपने और कई और वोटर्स सामने आके उन्होंने आरटीआई एप्लीकेशंस डाली हैं, जिसमें उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी की कॉपी मांगी, फॉर्म 17C की भी कॉपी मांगी, और जितने भी अभी तक जवाब आए हैं उन सब में केवल डिनायल ऑफ इंफॉर्मेशन ही आया है। कईयों में बोला जा रहा है कि क्योंकि अब रूल बदल चुके इसलिए आपको नहीं देंगे, कईयों में तो बोला गया कि ये सारे दस्तावेज स्ट्रॉन्ग रूम में बंद हैं तो इसीलिए आरटीआई में नहीं दिए जाएंगे। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि एक तो अपना कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल बदल दिया टू रिस्ट्रिक्ट द स्कोप ऑफ पीपल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन, और आरटीआई एक्ट में भी जब मांगा जा रहा है तब भी कुछ अलग अलग कारणवश लेके इन्फॉर्मेशन डिनाई की जा रही है। देखिए अमृता, एप्लीकेशंस जो हैं वो दोनों ही तरीके से लगाई गई हैं इलेक्शन कमीशन में लोगों के द्वारा। एक तो अंडर द कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 93(2) के तहत, दूसरा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत, जो कि एक स्टैंड अलोन कानून है, लोग सूचना ले सकें, जिसका पूरा पर्पस था कि देश में पारदर्शिता हो, अकाउंटेबिलिटी हो, लोगों का पब्लिक ट्रस्ट जो है वो बना रहे। अब आरटीआई कानून में तो साफ लिखा है कि अगर कुछ डिनायल होना है इन्फॉर्मेशन का, वो आरटीआई की धारा 8 या 9 के तहत जो एग्जेम्पशंस हैं उसको साइट करके ही किया जा सकता है।
अब उस एग्जेम्पशन में अगर सरकार या कोई भी इंस्टीट्यूशन, पब्लिक अथॉरिटी, इलेक्शन कमीशन जैसी भी, अगर ये कहने लगे कि हमारे दस्तावेज तो कहीं बंद हैं रूम में, तो वो तो फिर सारे ही दस्तावेज बंद कर दिए जाएंगे और सब चीज़ पे टॉप सीक्रेट लिख दिया जाएगा और कहा जाएगा ये सूचना नहीं। इसके अंदर तो बहुत क्लियर है कि आप अगर कोई ऐसी सूचना मांगे विच इज़ नॉट गुड, नॉट कंड्यूसिव फॉर द इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, किसी की निजता के अधिकार को हनन होता है, कुछ कमर्शियल कॉन्फिडेंस को हनन होता है, वो प्रूव करे तभी आप डिनाई कर सकते हैं। अब ये सारे केसेस में तो केवल ये कह दिया कि 93(2) कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स को बदल दिया गया, उससे आरटीआई पे प्रभाव नहीं होता। स्ट्रॉन्ग रूम में रख दिया गया, उससे आरटीआई पे प्रभाव नहीं होता। तो ये जो दलील दी गई है, ये तो लोगों के मन में इसीलिए आशंका हो रही है आज पैदा कि क्यों इस तरीके से कोई भी सूचना मांग रहे हैं, चाहे वो फॉर्म 17C की कॉपी हो, चाहे वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर डायरी हो, चाहे सीसीटीवी फुटेज हो, हर चीज़ के लिए आज ये जवाब दिया जा रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी बिग कंसर्न और इसके लिए अपील भी लोग करेंगे ही अंडर द आरटीआई एक्ट। इस पे मैं बस कहना चाहूँगा कि ये स्ट्रॉन्ग रूम वाली आर्गुमेंट तो बिल्कुल मुहम्मल है। स्ट्रॉन्ग रूम का मतलब है कि आपने कोई सेफ कर दिए रोज़ाना की खुर्द-बुर्द से बचाने के लिए। मैं अगर ऑफिसर हूँ, मेरा स्ट्रॉन्ग रूम है, उसको खोलने का मुझे पूरा राइट है कभी भी। जनता के लिए मैंने दरवाज़ा बंद किया हुआ है, अपने लिए थोड़ी किया हुआ है। दूसरे इवन ईवीएम जो काउंटिंग से पहले ईवीएम जो स्ट्रॉन्ग रूम में रखी जाती हैं, वो भी खोली जा सकती है। सपोज एक मशीन किसी वजह से, किसी भी वजह से, करना क्या होता है, सिर्फ अपोजिशन पार्टीज को बताना होता है कि हम स्ट्रॉन्ग रूम कल सुबह 10 बजे खोलने वाले हैं, भाई प्लीज़ आ जाओ। हम उनके सामने उनसे खुलवाते हैं, सील उनसे तोड़वाते हैं, बाद में सील दोबारा लगवाते हैं, उनसे लगाते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग रूम वाली आर्गुमेंट तो सबसे कमज़ोर है, स्ट्रॉन्ग नहीं बिल्कुल ही कमज़ोर है, देखो बेहुदा है। जी बिल्कुल। और कहीं ऐसा भी ना हो कि अभी तो डिनाइल कर दिया ये बोल के कि स्ट्रॉन्ग रूम है और 6 महीने के बाद रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय कर देंगे और फिर बोलेंगे अब तो रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय कर दिया। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुरैशी, अमृता, और हम फिर मिलेंगे। अगर आपके ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड कोई भी सुझाव हैं या सवाल हैं तो आप हमें ज़रूर लिखें। हमारा पता है जानने भी दो यारों @gmail.com। शुक्रिया, नमस्कार।